अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं अलीना शिगरी। गुज़िश्ता हफ्ते बुध के रोज यूनान में कश्ती डूबने के वाक़े में अब तक की इतलात के मुताबिक 750 अफराद सवार थे, जिनमें ज्यादातर लोग का ताल्लुक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मिस्र, फलस्तीन और शाम से था। इतलात के मुताबिक डूबने वाले अफराद में 300 के करीब मुसाफिरों का ताल्लुक पाकिस्तान से था। बरतानवी जरीदे ने अपनी रिपोर्ट में यूनानी हुकाम के मौक़िफ़ की तरदीद करते हुए ये दावा किया है कि यूनान की साहिल पर मौजूद कश्ती डूबी नहीं बल्कि इस कश्ती को डिबोया गया है। बरतानवी जरीदे गार्जियन ने दावा किया है कि हादसे का शिकार होने वाली कश्ती में 400 के करीब पाकिस्तानी मौजूद थे, जिनमें से 135 का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से था। गार्जियन के मुताबिक पाकिस्तानियों को जबरदस्ती कश्ती के तहखाने या निचले हिस्से में बिठाया गया था। कश्ती का इंजन हादसे से 3 दिन कबल खराब हो चुका था। द गार्जियन की रिपोर्ट में यूनानी हुकाम के इस दावे की भी तरदीद की गई है कि कश्ती इटली की जानिब सफर पर गामजन थी। द गार्जियन के मुताबिक कश्ती डूबने से कबल कई घंटों तक न सिर्फ खुले समंदर में खड़ी रही, बल्कि यूनानी कोस्ट गार्ड्स की 2 किश्तियां हादसे का शिकार होने वाली कश्ती के इर्द गिर्द कई घंटों तक चक्कर लगाती रही। द गार्जियन ने की ये रिपोर्ट, जहां एक जानिब इंसानी हुकूक के अलमबरदार यूरोपीय ममालिक के मकरू चेहरे की अक्कासी करती है, वहीं अपनों की बेहिसी की निशानदेही भी करती है। गुज़िश्ता हफ्ते बुध के रोज पेश आने वाले इस हादसे पर हुकूमत पाकिस्तान को होश आया, और वो भी 5 रोज गुजरने के बाद। वजीर आजम साहब की जानिब से एक रोजा सोग का ऐलान किया गया। वजीर आजम साहब ने नेशनल पुलिस ब्यूरो की जो डायरेक्टर जनरल हैं एहसान सादिक साहब, उनकी सरबराही में कमेटी कायम कर दी है। इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों के हादसे में जाँ बाक होने की खबर सामने आने के बाद इदारे भी मुतहरक हो गए। आज एक कोऑर्डिनेशन सेल भी कायम किया गया इंटीरियर मिनिस्ट्री में। FIA हेडक्वार्टर्स में DG FIA मोहसिन हसन बट की ज़ेर सदारत अहम इजलास भी हुआ, जिसमें कश्ती हादसे से मुतालिक रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में 3 इंक्वायरियां और 6 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि FIA ने मुल्क भर में कार्रवाइयों के दौरान 12 इंसानी स्मगलर्स को गिरफ्तार किया है। लेकिन इस तरह का हादसा कोई पहली बार पेश नहीं आया। इससे कबल 28 फरवरी 2023 को इटली जाने वाली कश्ती हादसे का शिकार हुई। इस हादसे में 2 से जायद जो तारकीन वतन हैं वो डूब कर जाबाक हुए थे। हादसे का शिकार होने वालों में मारूफ कौमी हॉकी खिलाड़ी शाहिदा रजा समेत 40 के करीब पाकिस्तानी शामिल थे। और शाहिदा रजा का मैं इसलिए भी मेंशन करना चाहूंगी कि वो अपने छोटे बेटे के इलाज के लिए मुल्क से बाहर गई, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी उनको गारंटी तमाम शहरियों की तरह आपके सोशल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक नहीं हो पा रहा था। लिहाजा वो मजबूर हुई इस किस्म के ऑप्शन को अवेल करने के लिए। और इस वक्त भी पाकिस्तानी हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया था। आलमी मीडिया की तवज्जो के बाद भी ना इस मामले की ठीक तरीके से छानबीन की गई, ना इंसानी ट्रैफिकिंग को पकड़ने के लिए कोई लाएअमल बनाया गया, ना स्मगलर्स या जो स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद हैं या जिम्मेदारान हैं उनको कठेरे में कभी आज तक लाया गया, कभी उनका तयन भी नहीं हो सका। और तब भी क्या होता जब इस बार भी शायद इतने बड़े हादसे से अगर उन्होंने उस वक्त स्टेप्स लिए होते तो शायद आप अवॉइड कर सकते, बचाया जा सकता है इस आसानी से। वजीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब इन वाकयात को मईशत की बदहाली करार दे रहे हैं। हकीकत में इसका ताल्लुक हुकूमत की लापरवाही से है। अगर हमारी यहाँ पे इकोनॉमी सही चल रही होती और तालीम के ना होने की वजह से कोई 22 लाख, कोई 30 लाख, कोई 35 लाख रुपया दे के बाहर गया है। मेन जो करने वाली बात यह है कि इस कारोबार को बंद होना चाहिए। इस पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें कोटली से ABN न्यूज़ के नुमाइंदे वजदान यूसुफ साहब। वजदान, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ज़रा मुझे जल्दी बताइएगा कि इस हादसे में कोटली से ताल्लुक़ रखने वाले और आज़ाद कश्मीर से ओवरऑल कितनी तादाद है लोगों की जो इस कश्ती में सवार थे? जी, मैं आपको बताता चलूं कि ज़िला कोटली की तहसील खुरेटा से तकरीबन 23 लोग थे, जिनमें से 2 जिंदा बच गए, जिनका नाम हसीब उर रहमान और अदनान बशीर ये जिंदा बच गए। बाकी इस वक्त जो 27 कश्मीरी लापता हैं, जिनका अभी तक कोई अता पता मालूम नहीं हो रहा। और अच्छा। इसके मजीद आपको ये बताता चलूं कि जो इसमें जो 2 बच्चे उनके साथ बाकायदा तौर पर वहाँ के साफियों का राब्ता मौजूद हुआ है, उनका एक वीडियो बयान भी सामने आया है। और एक और आपको बात बताता चलूं कि एक एजेंट का नाम चौधरी जुल्करनैन है, जो हाल मुकीम जो धन्ना के रहने वाले हैं, धन्ना खुरेटा के, लेकिन वो हाल मुकीम लीबिया में है। और उनका भी 2 भतीजे इस हादसे में जहां बहक हुए हैं। वो एजेंट हैं आप कह रहे हैं जो लीबिया में मौजूद हैं? जी, उनका नाम चौधरी जुल्करनैन है, वो एजेंट हैं।
अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो लोकल एजेंट्स गिरफ्तार भी खबर आ रही थी कि जी नंबर्स हैं कुछ जो गिरफ्तार हुए हैं, ये कनेक्टेड थे, ये एक पूरा नेटवर्क है आपके ख्याल में जो बाहर भी इनके करता धरता मौजूद है और ये एक नेटवर्क के तौर पे एक जो रैकेट है उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहे थे? जी बिल्कुल, जो चौधरी जुल्करनैन हैं, इनके साथ एक मोहम्मद शहबाज, तलत, साजिद, ये एक जो लीबिया में ये एक नेटवर्क है और उसके बाद जो इनकी शाख मौजूद है, जो धन्ना के रहने वाले थे लड़के, 9 बंदे एजेंट थे जिन्हें खुरेटा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके नाम मैं आपको बताता चलूं, एक का नाम नवीद याकूब, दूसरे का नाम मेहताब, एक का नाम आसिफ खान, बाबर, रशीद, मनाजर हुसैन, जफर महमूद, अरशद महमूद, सोहेल इकबाल और फरीद खान मौजूद हैं। वजदान, कितने ये पता चल सके कि कितने पैसे चार्ज किए थे इन लोगों ने? दफे जो इन पर जो चार्जेस हुए हैं, इंसानी स्मगलिंग, धोखाधड़ी, फ्रॉड के तहत इन पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। अच्छा, और आपकी फैमिली से बात हो सकी है अब तक? जी हाँ, हमारी एक फैमिली से बात हुई है। उनका नाम ठेकेदार सिकंदर है। उनके 3 भतीजे और एक भांजा मौजूद थे। वो चारों के चारे इस हादसे में जाँ बाक हो गए। वजदान, जो फैमिलीज के हवाले से कहा जा रहा है कि शिकायत दर्ज नहीं करा रहे, एक झिझक है, एक खौफ है, आपको ऐसा महसूस हुआ है वहां पर लवाहिकीन से बात करके? जिन जिन जी या वो लोग तमाम जिनको अभी तक कुछ नहीं पता अपने प्यारों के हवाले से? जी, लवाहिकीन से हमारी बात हुई है। लवाहिकीन ने बुनियादी तौर पर उन्होंने पुलिस की मदद की है और ना तो उनके अंदर एक खौफ है, ना झिझक है। और उन्होंने तो हमें ये भी बताया कि किस-किस ने हमारे से पैसे लिए, कितने पैसे लिए और वो पुलिस के साथ ताउन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया वजदान यूसुफ। नुमाइंदीन इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तर्जुमान दफ्तर खारजा जनाब मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा। मैम अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मैम, इस हादसे के हवाले से सबसे पहला सवाल तो मेरा ये होगा, ये गुज़िश्ता हफ्ते बुध के रोज़ ये सानिया पेश आया और इस हादसे के हवाले से हमें इत्तलात कब मौसूल होना शुरू हुई? देखें कि जिस दिन ये हादसा पेश आया उसी दिन हमारी एम्बेसी जो ग्रीस में है उनको ये इंफॉर्मेशन मिल गई और उन्होंने ग्रीस के हुकाम के साथ रब्ता किया और हमें भी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को भी इन्फॉर्म किया। और उस वक़्त तक सिचुएशन ये थी कि कोई क्लैरिटी नहीं थी कि इसमें कौन सी नेशनैलिटीज़ हैं, किस मुल्क के लोग हैं और उनकी कितने लोग बच गए हैं। तो उसमें फिर 1-2 दिन लग गए जब तक लोगों को रेस्क्यू किया गया। इस दौरान पता चला कि इसमें पाकिस्तानी भी हैं और भी कुछ नेशनैलिटीज़ हैं और कुछ लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, कुछ लोग की डेड बॉडीज निकाली गई और बहुत सारे जिस तरह आप जानते हैं मिसिंग भी हैं। मैम, ऑफिशियल नंबर्स हमारे पास क्या मौसूल हुए पाकिस्तानियों के हवाले से? कितनी टोटल तादाद थी और उसमें से फिर आप बाइफिकेट करके बताइएगा कि कितने सर्वाइवर्स हैं इस वक्त मौजूद और कितने जाबक हुए? देखिए जी, हमारे पास जो कंफर्म फिगर सिर्फ सर्वाइवर की है जो कि 12 है इस वक्त और वो इस वक्त उनकी अच्छी हालत है और 1-2 हॉस्पिटल में थे, उनको अब डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो वो हमारे मिशन के उनसे कांटेक्ट भी हो चुका है। बाकी जो डेड बॉडीज जो निकाली हैं ग्रीस के हुकाम ने वो 79 हैं। उनमें से अभी यही नहीं पता कि वो किस नेशनैलिटी के हैं। इस वक्त डीएनए सैंपलिंग हो रही है और उसके बाद डीएनए मैचेस के बाद ही पता चलेगा कि इनकी नेशनैलिटीज क्या हैं और ये कौन लोग हैं, इंडिविजुअली पाकिस्तानी हैं या कोई और इनकी नेशनैलिटी है। राइट मैम, यानी कि आपने कहा कि 12 सर्वाइवर्स अब तक कंफर्म हो चुके हैं कि पाकिस्तानी नेशनल्स हैं और 79 में से अब तक उनकी नेशनैलिटीज़ नहीं आइडेंटिफाई हो सकी हैं या अब तक उस हवाले से तफसीलात नहीं मिल सकी हैं? जी, अभी वो कंफर्म नहीं होगी, ये सिर्फ डीएनए सैंपलिंग से होगी और अभी डीएनए सैंपलिंग का प्रोसेस जारी है और जो ग्रीक हुकाम है उन्होंने डीएनए बॉडी से लेकर उसकी अब इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं। इसी तरह से हमने एक ऐलान किया है और रिक्वेस्ट की है पाकिस्तानी से जिनका ख्याल है कि उनके रिश्तेदार खुदा ना खास्ता इस कश्ती में सवार थे, उनसे कहा गया है कि वो डीएनए सैंपल भिजवाएं अपने तो ताकि मैचिंग की जा सके। मैम, जो फैमिलीज आपसे कोऑर्डिनेशन में है कहाँ से ताल्लुक है? देखिए, इस वक्त बहुत
डिफरेंट जगहों से कांटेक्ट हो रहा है। हमारी एम्बेसी ने एक हेल्पलाइन बनाई हुई है जहां पर लोग कांटेक्ट कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने प्यारों के तस्वीरें और पासपोर्ट्स वगैरह भी शेयर कर रहे हैं। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि ज़्यादातर पंजाब के लोग हैं और कश्मीर के लोग हैं। ज़्यादातर पंजाब के लोग हैं और कश्मीर के लोग हैं, क्योंकि मैम इस किस्म की इतलात भी इवन हमारे रिपोर्टर्स भी रिपोर्ट करते आए हैं, क्योंकि और वो कह रहे हैं कि जो वुरसा हैं, जो लवाहिकीन हैं, वो शिकायत दर्ज करने के हवाले से बड़ी उनमें झिझक भी है, आइदर बिकॉज ऑफ फियर के अथॉरिटीज़ की जानिब से उनको हरास ना किया जाए। इस किस्म के फियर्स उनके अंदर मौजूद हैं, जिसकी वजह से दे आर नॉट स्टेपिंग फॉरवर्ड। ऐसी है बात मौजूद? देखिए, एम्बेसी को तो बिल्कुल कॉल्स आ रही हैं और हमने डाटा भी कंपाइल किया है जो लोग हमें कांटेक्ट कर रहे हैं हमारी एम्बेसी को। और उसमें जाहिर है लोग अब परेशान हैं अपने बेटों के लिए, अपने भाइयों के लिए, और इसलिए कांटेक्ट भी कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन भी शेयर कर रहे हैं। राइट बाकी और हाँ जी जी मैम, एक सवाल और भी सर्वाइवर से मुतालिक, इनका स्टेटस होगा क्या वंस दे ब्रॉट बैक टू पाकिस्तान? देखिए, अभी तो क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ये उनको जो भी सर्वाइवर्स हैं उनको की अभी इन्वेस्टिगेशंस उनके साथ हो रही हैं। इंटरपोल भी इन्वॉल्व्ड है, हम एम्बेसीज भी रेलेवेंट इन्वॉल्व्ड है और ग्रीक हुकाम भी इन्वॉल्व्ड है। और बेसिकली ये डिटरमिन करने की कोशिश की जा रही है कि ये किस तरह से कश्ती चली, कौन लोग थे जो इनको लेकर आए और क्या सिंडिकेट्स हैं। तो इसमें थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, तो इस वजह से अभी क्लैरिटी नहीं है कि इनको कब तक पाकिस्तान ले आएंगे। राइट मैम, एक और सवाल आखिर में, कि जो कुछ थ्योरीज इस तरह की भी प्रिवेल कर रही हैं कि शायद जानबूझकर इसे डिबोया गया है, क्योंकि 7 आवर्स तक ये कश्ती स्टेशनरी थी एक जगह पर। इस किस्म की इत्तलात आप तक मौसूल हुई, और अगर ऐसा है तो हाउ स्ट्रांगली एंड एग्रेसिवली डू वी नीड टू टेक दिस अप? देखिए, ये अखबारी खबरें हैं अभी, और इसको अभी कंफर्म हम अभी नहीं कर रहे। जब इसकी क्लैरिटी आएगी फिर उसके बाद हम अपना रिस्पांस भी उसी तरीके और हमने अपना एहतजाज अब तक रिकॉर्ड करवाया है मैम? देखिए, मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि इस वक्त सबसे अहम हमारी जो जिम्मेदारी है और हमारी तरजीह है वो ये है कि जो लोग इस वक्त मिसिंग हैं और जो इस वक्त फौत हो गए हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाए। और क्योंकि लोगों के बहुत सख्त तकलीफ में हैं, उनकी फैमिलीज बहुत तकलीफ में हैं, तो नंबर 1 प्रायोरिटी हमारी यही है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में इस वक्त हम एंगेज कर रहे हैं ग्रीस के हुकाम के साथ। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मैम हमें ज्वाइन करने के लिए। तर्जुमा खारजा जनाब मुमताज़ ज़हरा बलोच साहिबा इस वक्त हमसे बात कर रही थी, और कहा उन्होंने कि 12 सर्वाइवर्स हैं और 79 डेड बॉडीज़ निकाली जा चुकी हैं, जिसमें नेशनैलिटीज़ अभी आइडेंटिफाई की जा रही हैं। सो कबल अज़ वक्त है, जब तक तफसीलात नहीं आती कि इसमें कितने पाकिस्तानी हैं, लेकिन फैमिलीज़ दफ्तर खारजा से इन टच हैं। एक सेल भी कायम कर दिया गया है और एक कोऑर्डिनेशन सेल इंटीरियर मिनिस्ट्री में भी कायम किया गया है। एक ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। और नाज़रीन, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं नैयर हुसैन बुखारी साहब। आप साबिक चेयरमैन सेनेट हैं और मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सर, अस्सलाम वालेकुम नैयर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। सबसे पहले तो नैयर साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आज मुर्तज़ा वहाब साहब ने मेयर कराची की हैसियत से अपने ओहदे का हल्फ भी उठा लिया, और साथ साथ जो कंटेंडर थे उनके और जो जमात इस्लामी है वो इल्ज़ामात तो आयद कर रही थी रिगिंग के हवाले से, और वो कह रहे थे कि जी कराची की जो आवाम है उसके मैंडेट को चोरी किया गया है और अब पूरा मुल्क और अहले कराची की पुश्त पर होगा। तो सर, इन एलिगेशंस के हवाले से अब इसको कैसे एड्रेस किया जाएगा जो ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं आप पे? थैंक यू। बिलाशुबा कराची का जो मेयर है इलेक्टेड मेयर है, अंडर द लॉ अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वो इलेक्टेड मेयर हैं। हारने वाला इल्ज़ामात तो लगाता है, लेकिन इल्ज़ामात को इस्टेब्लिश करें ना, इस्टेब्लिश करें कि कोई रेगिंग हुई है। और वो जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो अभी तो कोर्ट्स में चले गए हैं। उनके 2 इश्यूज़ हैं, एक तो उन लॉ को चैलेंज किया हुआ है। लॉ जब चैलेंज किया तो उन्होंने स्टे मांगा, तो जो सिंध हाई कोर्ट ने स्टे नहीं दिया उनको रिगार्डिंग दी अमेंडमेंट इन दी लोकल बॉडीज़ और एक्ट जो है सिंध का। सेकेंडली उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को जबरन रोका गया, कत्ल का जो जबरन नहीं रोका गया। कोई एक कंप्लेंट फ़ाइल हुई है किसी की जानिब से जो वॉलंटरीली नहीं आए या उन्होंने वोट नहीं किया
उनका डिसएग्रीमेंट था अपनी जमात की क़यादत से भी और उनका डिसएग्रीमेंट था जमात इस्लामी से भी। बट नहीं साहब, आपको हैरत जीतना नहीं हुई कि होता वो वोट के लिए आए नहीं? बिल्कुल हैरत की बात है ये। देखें ना, ये उनका आज़ादाना फेर है ना। अगर कोई जबर होता तो जबर की कोई कंप्लेंट है कोर्ट से? अगर एक बंदे ने भी कोई कंप्लेंट फाइल की हो कि मुझसे जबर किया गया हो, या वो इलेक्शन कमीशन में उन्होंने कोई ख़त लिखा होता, कोई एप्लीकेशन दी होती, तो वो तो वॉलंटरीली नहीं आए, क्योंकि उनका पीटीआई जो अलायंस में जमात इस्लामी के साथ गई, उनका डिसएग्रीमेंट था। वो जमात इस्लामी की क़यादत को मेयर बनाने को तैयार नहीं थे, वो एक्सेप्ट नहीं थे। उन्होंने अब्सटेन किया, वोटिंग से अब्सटेन किया, और जो नंबर ऑफ वोटिंग्स जो थी, जो वोट कास्ट हुए, उसमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मेजॉरिटी मिली, और डिफरेंस हमारा और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का बड़ा वाज़ेह है, और इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिफाई भी किया। उन्होंने साथ साथ खत भी लिखा इलेक्शन कमीशन को। ओथ भी ले लिया जी। इलेक्शन कमीशन को जमात इस्लामी ने खत भी लिखा। सर खत लिखा है ना, तो वो उसको एग्जामिन करेंगे। सिर्फ खत लिखना काफ़ी नहीं है, इनको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि कोई रेगिंग हुई है, या वो जिनके बारे में ये कहते हैं दे शुड कम फॉरवर्ड ना। उनमें से कोई सामने आया पीटीआई के मेंबर जिन्होंने अब्सटेन किया? इल्जाम जब हार जाए तो इल्जाम लगाना शुरू कर दें। इस सिनेरियो में नैयर साहब, कैन यू रूल आउट कोवर्जन? मतलब दबाव का एक जो एलिमेंट होता है हमेशा, वो आप रूल आउट कर सकते हैं? देखिए जी, पॉलिटिक्स दबाव में होती है, वी आर यूज टू इट, एंड हमारी लीडरशिप में वो कैपेसिटी है कि इश्यूज क्रॉप अप होते हैं, हाउ टू टैकल विद द इश्यूज, और हम पॉलिटिकली डील करते हैं, हम डेमोक्रेटिकली डील करते हैं इश्यूज पे। न तो हम जबर इस्तेमाल करते हैं, ना हम जबर पे बिलीव करते हैं। राइट सर। नैयर साहब, मूविंग फॉरवर्ड, बजट के हवाले से भी बड़े रिजर्वेशन थे। बिलावल साहब के स्वाद के जलसे में भी वो रिजर्वेशन सामने आए, जो हुकूमत के साथ हैं, आप उनके इत्तेहादी भी, आप हुकूमत का हिस्सा हैं। बजट के हवाले से एहसन इकबाल साहब कह रहे थे कि जब प्रिपरेशन हो रही थी, इसकी तैयारी हो रही थी, अप्रूवल की तरफ जा रहा था, तो कंसेंसस हुआ था, और वज़ीर आला सिंध के हवाले से कहा उन्होंने कि जी वो उनकी डिमांड्स को भी काफ़ी हद तक केटर किया गया, और आप लोग की अप्रूवल से ही बजट मंजूर हुआ, तैयार हुआ। तो आप लोग को अब अचानक से ऑब्जेक्शंस क्यों उठने शुरू हो चुके हैं? देखिए, जो अंडरस्टैंडिंग हुई हो, लेकिन अगर पेपर्स पे वो पेन डाउन नहीं होती तो ऑब्वियसली हमें इतराज़ भी होगा, और हम अपना मौक़िफ़ उनके सामने भी रखेंगे, पब्लिकली भी रखेंगे, कैबिनेट मीटिंग में भी रखेंगे। ये एहसन इकबाल साहब को एहसास होना चाहिए कि ड्राइविंग सीट पे आप है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपके पास है, प्राइम मिनिस्टरशिप आपके पास है। मैं समझता हूँ कि हम कोलिशन पार्टनर्स हैं, हमारा भी इक्वल राइट्स है, कम अज़ कम कि हमें भी शेयर मुताबिक हमारी जो नेशनल असम्बली की स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक। एहसन इकबाल साहब को मैं याद कराता हूँ कि इस्लामाबाद को देख लें, जहाँ के से मैं इलेक्शन कंटेस्ट करता रहा, जहाँ से मैं MNA रहा, जहाँ से मैं सेनेटर रहा, कोई कभी आपने कोऑर्डिनेट किया हमारे साथ, या हमें कुछ डोल आउट किया कि जनाब ये आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं? सिंगल प्रोजेक्ट्स जो है वो नहीं दिया गया, ना उन्होंने कंसल्टेशन जो पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद में है या हमारी लीडरशिप है उनसे बात की हो। हमें तो इतराज़ है कि जितने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इशू किए जा रहे हैं वो मुस्लिम लीग के जो आइडेंटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स है वो किए जाते हैं। पीपल्स पार्टी का एक प्रोजेक्ट इस्लामाबाद में भी नहीं है, तो मुझे तो इस्लामाबाद में बैठे हुए एहसन इकबाल से उनकी कैबिनेट से गिला है। तो सर, ये रिजर्वेशंस कैबिनेट मीटिंग्स में रेज हो रही थी? ऑब्वियसली देखिए जी, जो रेज हुई और फिर उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, उन पेपर नहीं लाया गया, तो इसीलिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने पब्लिकली कहा कि हमारी रिजर्वेशंस हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो फ्लड्स के इश्यूज थे जिन पे हमें प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, जिनके लिए हमें फाइनेंसिस ज़रूरत है, वो फाइनेंसिस फेडरल बजट में एलोकेट होनी चाहिए थी। तो और अगर नहीं पैसे मिलेंगे तो बिलावल साहब ने तो कहा था कि खबरदार कर दिया था कि बजट ही अप्रूव नहीं होने देंगे। ऑब्वियसली देखें ना, जब हम गवर्नमेंट में बैठे हैं तो ये इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसमें अलायंस में बैठे हैं, और जो अलायंस में बैठे हैं दे वांट देयर शेयर। एनपीएसडीपी
बट सर नैयर साहब कथा कलामी की माफी, लेकिन ये बात इनकी किस हद तक दुरुस्त है, ये क्लेम इनका किस हद तक दुरुस्त है कि वो कहते हैं 80 बिलियन के फंड्स में से मोस्टली जा रहा है सिंध को फ्लड विक्टिम्स के लिए? ऑब्वियसली फ्लड्स के ज़्यादा इफेक्टिव भी तो उधर सिंध में ही हैं। तो ये तो क्लेम कर रहे हैं कि आप लोगों को तो मेजॉरिटी उसका हिस्सा दिया गया है फंड्स का। देखें ना जी, नॉट एज कम्पेयर टू द लॉसेस, जो लॉस हुआ सिंध के अवाम का, सिंध के फार्मर्स का, सिंध की इकॉनमी पे, और ये इशू तो चेयरमैन बिलावल ही ने रेज किया इंटरनेशनल फोरम्स पे। ये उनकी एफर्ट्स थे। सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन विजिटेड पाकिस्तान, तो ये क्रेडिट गोज टू बिलावल भुट्टो जरदारी। So the credit goes to Bilawal Bhutto Saab and not to the rest of the allies. नहीं, they are part of the government, you know, but initiative was taken by Bilawal Bhutto Zardari. राइट सर, इसमें कोई शक नहीं है। और आप जो कह रहे हैं कि क्वांटम ऑफ लॉसेस भी सिंध में क्योंकि ज़्यादा है, तो नेचुरली इसके फंड्स का एक मोस्टली हिस्सा सिंध को मिलना चाहिए। बट आज जो अप्रूवल आई है 25 अरब रुपए की वजीर आजम की जानिब से, और इसहाक डार साहब कह रहे थे कि काफ़ी हद तक पैसिफाई कर लिया पीपल्स पार्टी को, कर लिया है, मना लिया है। लेट इट कम टू दी जो फाइनेंस बिल है ना, लेट इट बी इंसर्टेड ओवर देयर, लेट इट बी वोटेड, देन विल बी कन्विंस्ड ना। सर उसमें चैलेंज जुबानी बातें हैं सिर्फ यानी कि मुश्किल वक्त एक फेस कर सकती है हुकूमत, और पीपल्स पार्टी एक टफ टाइम दे सकती है। देखें ना जी, बजट की जो फाइनेंस बिल की जो प्रोविजंस हैं वो क्लॉज बाय क्लॉज पास होती हैं, नेशनल असेंबली उनको पास करती है। जब वो पास करेंगी तो फिर इत्मीनान की कोई बात की जा सकती है ना। कबल अज वक्त हाउ करना इससे। राइट सर, और पास चूंकि आप लोग की रिजर्वेशंस, यानी कि आपकी गुफ्तगू से लग रहा है नैयर साहब कि अभी भी जो रिजर्वेशंस तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कम्प्लीटली रिजॉल्व नहीं हुए हैं, वो एड्रेस नहीं हो सके। देखें जी, वो एड्रेस तो तब होंगे जब वो जो कमिटमेंट्स हैं वो थ्रू पीस ऑफ लेजिस्लेशन एनेक्टमेंट आ जाएगी, तो वो सारी कौम के सामने आ जाएगी। अगर वो फाइनेंस बिल जो है वो उसमें ये इंसर्ट नहीं होता और वो बिल पास नहीं होता, तो फिर हम कबल अज़ वक्त कैसे कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। बट नैयर साहब, एक और सवाल इससे मुतालिक, प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, उनकी इंटेंशंस के हवाले से बिलावल साहब ने कहा कि अगरचे उनको कोई डाउट नहीं है उनकी इंटेंशंस पे, लेकिन उनकी टीम के हवाले से उन्होंने ज़रूर अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया। कौन आपके ख्याल में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहा है? देखिए जी, ये तो हम समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब शुड लुक इनटू इट, और देखिए कि आप उनकी जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उनसे जो इन रिलेशंस को मतलब है कि थोड़ी दूरी पैदा करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी विद ऑल ओपन हार्ट इनको सपोर्ट करती रही है और सपोर्ट किया भी, और मैं समझता हूँ कि ये एफर्ट्स भी आसिफ अली जरदारी साहब के थे कि बाय वोट एक प्राइम मिनिस्टर को रिमूव किया गया बाय वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और ये गवर्नमेंट में आए और हमने सपोर्ट किया विद आर गुड इंटेंशंस कि हम ये डिलीवर करना चाहते थे मुल्क और कौम के लिए। और हम समझते हैं कि इनको बिल्कुल, इनके जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पे एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इस गवर्नमेंट का, एंड विदाउट पीपल्स पार्टी ये गवर्नमेंट आगे नहीं चल सकती। इसलिए उनको ड्राइविंग सीट पे हैं, उनको बाकी साथियों का, ना सिर्फ पीपल्स पार्टी JUI बैठी हुई है, वहाँ पे और जमातें बैठी हुई हैं, बलूचिस्तान की स्मॉलर पार्टीज बैठी हुई हैं, उनका ख्याल रखना इनका काम है। राइट सर, बट सर एक इम्प्रेशन यही मिल रहा है कि इस वक्त एक पीपल्स पार्टी वर्सेस PMLN एक सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, इवन बजट को भी लेके। बट ये जो IMF से मुतालिक खबर सामने आई है नैयर साहब, हमें मुसलसल बताया जा रहा था कि IMF जो है वो हो जाएगा, 9th रिव्यू कंक्लूड हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट की तरफ मुल्क नहीं जा रहा। IMF की जो 29 जून तक की मीटिंग स्केड्यूल सामने आया, सर पाकिस्तान उसका हिस्सा ही नहीं है, ये किसका फेलियर है? लेकिन इसका रिस्पॉन्ड करना तो वो टीम जो नेगोशिएट कर रही थी IMF से, दे शुड रिप्लाई ऑन इट। बट सर आप हुकूमत का हिस्सा तो हैं। मेरी अर्ज तो सुन लेना जी। अब फॉरेन अफेयर्स के हवाले से बात हो तो वो चेयरमैन बिलावल जवाब दे सकते हैं ना, बिकॉज ही इज़ नॉट डीलिंग विद IMF। जो IMF को डील कर रहे हैं दे शुड रिस्पॉन्ड टू इट। और सेकेंडली हम समझते हैं कि हमें अपनी स्ट्रेटजी इवॉल्व करनी चाहिए कि हम कम से कम किसी और पे इन्हिसार करें। डिफ़ॉल्ट की तरफ हम नहीं जाएंगे, लेकिन अपनी इकॉनमी को दुरुस्त करने के लिए हम टोटल बैंक IMF पे ना करें,
हम अपनी पॉलिसीज ऐसी मुरतब करें कि हम अपने पाँव पे खड़ा हो सकें। राइट नईर साहब, एक हफ्ते कबल वजीर दिफा हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थे और उनसे हमारे जो रिलेशंस है विद अदर कंट्रीज उससे वो डिस्कस हो रहा था, तो उस पर उन्होंने कहा कि मुकम्मल तौर पे कम्प्लीटली रिपेयर नहीं हुए हैं। अगरचे बिलावल भुट्टो साहब ने दौरे किए लेकिन रिपेयर कम्प्लीटली हमारे रिलेशन जो डैमेज जिस तरह से जिस हद तक हुआ था प्रीवियस गवर्नमेंट में, लेकिन वो अभी तक दोबारा से उस नहज पे नहीं आए हैं या उस तरह से मेंड नहीं हो सकी हैं फेंसेस। अभी जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जिस तरह की एक शक्ल इख्तियार किए हुए हैं, आवाम जो एक खमियाजा भुगत रही है हाई इन्फ्लेशन का, सर आपको पता है प्राइसेस जिस तरह की इस वक्त नज़र आ रही हैं, उसका ब्लेम सर क्या सिर्फ और सिर्फ नून लीग पर जाना बनता है या इत्तेहादी हुकूमत ही को जाएगा? ये ब्लेम तो प्रीवियस गवर्नमेंट पे जाएगा। रिलेशंस जो ख़राब किए वो प्रीवियस गवर्नमेंट ने किए, पाकिस्तान को आइसोलेशन में वो लेके आए। कौन सा मुल्क है जिसके खिलाफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने गुफ्तगू नहीं की? और मौजूदा गवर्नमेंट को जो इन्होंने इनहेरिट की इकॉनमी, उसकी बर्बादी की बुनियाद तो इमरान खान रख के चले गए कि पौने 4 सालों में $20 बिलियन लोन लिया। अकाउंट फॉर करें ना, वो $20 बिलियन किधर गए? IMF से एग्रीमेंट किया और उसी एग्रीमेंट की ब्रीच भी उन्होंने की। तो हम समझते हैं कि ये रिलेशंस रिपेयर करने में ऑब्वियसली हमें बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेस मिले हैं, देयर इज़ एन इम्प्रूवमेंट इन इट। और इकॉनमी के बारे में भी हम समझते हैं कि जो स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, जो 4 साल में बर्बादी की, उसको रिपेयर करने में टाइम तो लगेगा। बट नैयर साहब 13% से इन्फ्लेशन को 40% पे लेकर जाना इत्तेहादी हुकूमत है, कोई ना कोई जिम्मेदारी किसी को तो इस वक्त कबूल करनी चाहिए। देखें ना जी, आफ्टर इफेक्ट्स उसी के ना जो मेजर्स उन्होंने लिए, जो 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 बर्बादी उन्होंने की, उसके आफ्टर इफेक्ट्स पूरी कौम भुगत रही है। डू यू थिंक वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट, डू यू थिंक कि वो बिलीव नहीं करती कि हमने फिर अवाम के पास जाना है? वो ऐसे एफर्ट्स नहीं करेंगी कि वो इम्प्रूवमेंट लेके आए ताकि अवाम को हम मुतमिन करके उनके पास हम जा सके नेक्स्ट इलेक्शन में। राइट नैयर साहब, आपको लगता है अवाम को मुतमईन कर लिया गया और अक्टूबर ही में इलेक्शंस में जाएगा और अवाम आपके ख्याल में वो वोट भी करेंगे मौजूदा हुकूमत में जो तमाम इत्तेहादी जमातें हैं? देखें, वी होप सो, लेकिन हमारे एफर्ट्स तो यही है ना, हर पॉलिटिकल पार्टीज के एफर्ट होते हैं ये। और हम तो करते हैं कि जो टर्म पूरी होगी और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो टर्म है इलेक्शंस की पूरी होगी, विद इन 60 डेज होने चाहिए, और वो हम समझते हैं कि होने चाहिए। और पीपल्स पार्टी तो फर्मली बिलीव करती है इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। राइट, बट नैयर साहब आपको लगता है, और एक चेमोगोइयाँ इस हवाले से हो रही हैं कि इत्तेहादी हुकूमत में कुछ जमातें ऐसी हैं, चंद जमातें जो कि ये ख्वाहिश रखती हैं कि इलेक्शन अक्टूबर में ना हो, आगे बढ़ जाए। आप पीपल्स पार्टी इसके हक में होगी अगर इलेक्शंस कुछ दिनों से भी के फ़र्क से भी आगे डिले हो? देखिए जी, हम तो हर सूरत में चाहते हैं कि जो आइनी प्रोविजंस हैं उन पर अमल दरामद हो। लेकिन एक बात अलीना आप अपने जहन में रख लें, 13 अगस्त के पास ये मौजूदा गवर्नमेंट नहीं होगी। देयर विल बी अ केयर टेकर गवर्नमेंट, और इलेक्शन कराना केयर टेकर गवर्नमेंट का काम है। आज इलेक्शन कमीशन ने, वो मैं देख रहा था कि ख़बरें आ रही थी कि उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिस्टें भी मुरतब करनी शुरू कर दी हैं। तो मौजूदा हुकूमत का काम तो नहीं है इलेक्शन करवाना। मौजूदा हुकूमत का एक काम था, वो काम उन्होंने कर दिया कि उन्होंने आने वाले इंतखाबात के लिए जो बजट एलोकेशन थी वो उन्होंने रख दी ताकि इलेक्शन करवाए जा सके। बिल्कुल ठीक है, बट आपने कहा 13 अगस्त से आगे हुकूमत नहीं नजर आ रही। पीपल्स पार्टी के ही चंद रहनुमा और आज नदीम अफजल चंद साहब, फैसल करीम कुंडी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। सर, ये प्री पोल रिगिंग की अब बात हो रही है पंजाब में, आपको लग रहा है कि वाकई में हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं? और निगरान वजीर आला पंजाब के हवाले से कहा जा रहा है कि वो बड़े बेबस हैं, ऐसा ही है? देखिए जी, मतलब जो उन्होंने कमेंट किया, ये सवाल उन्हीं दोनों से होना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन वो बहुत ज़रूरी है इस मुल्क के लिए। पब्लिक एट लार्ज को ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपनी राय का आज़ादाना इस्तेमाल कर सकें आने वाले इंतखाबात में। और पीपल्स पार्टी प्री पोल रिगिंग को अपोज करेगी। वी वांट फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, क्योंकि हम डसे हुए हैं पुराने, जब मोहतरमा ने कहा था कि इलेक्शन चोरी कर लिया गया। 1990 का जो इलेक्शन था उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई हुई है
जिसमें फ़ंड्स डोल आउट किए गए, डिश आउट किए गए, वो भी कौम के सामने है। लेकिन हम समझते हैं कि ये ज़िम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ज़िम्मेदारी आइनी तौर पर निभाए, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए जाए। और नैयर साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ये जो वजूद में आई है, ये कितनी बड़ी एक ख़तरा, एक थ्रेट आप लोग के लिए बन सकती है आपके ख्याल में? पीपल्स पार्टी के लिए कोई ख़तरा, कोई थ्रेट नहीं, हम इसको कोई थ्रेट नहीं समझते हैं। ये पार्टियाँ पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में देखें, जो इस किस्म हालात में बनती हैं, अल्टीमेटली वो वैनिश भी हो जाती हैं, उनका एग्जिस्टेंस नहीं। ये पीपल्स पार्टी है जो पिछले 54 साल से एग्जिस्ट कर रही है और सारे इवन ऑड्स देख के आज भी एग्जिस्ट कर रही है। नैयर साहब, आखिरी सवाल है चंद साहब की स्टेटमेंट से ही मुतालिक। नदीम अफजल चंद साहब चूँकि आपकी पार्टी का हिस्सा है, मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी कि ये पार्टी मीटिंग्स में वो कह रहे हैं, उन्होंने एक मशवरा दिया कि पंजाब में अगर पीटीआई के साथ इत्तेहाद किया जाए तो वो फ़ायदा होगा बजाय इसके कि नून लीग के साथ इत्तेहाद किया जाए। ऐसी बात हो रही है सर? जी, हम किसी के साथ इत्तेहाद की कोई बात नहीं है हमारी, ना हम इत्तेहाद कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी अपने मैनिफेस्टो पे, अपने प्रोग्राम पे इलेक्शन कंटेस्ट करेगी और अभी तक कोई डिस्कशन अलायंस की है नहीं है। अगर कोई अलायंसेस की कोई प्रपोज़ल लेके आएगा तो हमारा जो फोरम है पॉलिसी मुरतब करने वाला वो CEC है, हम उसमें एग्जामिन करेंगे, लेकिन इट इज़ प्री मेच्योर एज सच एट दिस टाइम। राइट और जावेद लतीफ़ साहब भी कह रहे हैं कि वो भी इलेक्शंस पे खुद ही जाएंगे। थैंक यू सो मच नैयर हुसैन बुखारी साहब, सर आपके वक्त का साबिक चेयरमैन सेनेट, मरकजी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी साहब इस वक्त हमसे गुफ्तगू करे। तो इसी के बाद हम ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक के बाद हम ज़रा माशी सूरत हाल के हवाले से ज़रा कौम जिस माशी जवाल से और उसके रेपरकशंस जो कौम बर्दाश्त कर रही है उस हवाले से ज़रा गुफ्तगू करेंगे। और IMF आखिर क्यों नहीं, बजाय हम इतने दावे सुन रहे हैं हुकूमत की जानिब से और क्लेम्स के बरक्स सिचुएशन हमें क्यों इस तरह की नज़र आ रही है कि IMF कि हम मीटिंग स्केड्यूल का हिस्सा ही नहीं है। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। और इस वक्त हमें ज्वाइन करें डॉक्टर खकान नजीब साहब, आप फॉर्मर एडवाइज़र मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। सर अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल तो इससे मुतालिक है कि ये IMF के हवाले से हमें बड़े अश्योरेंसेस दिए गए कि जी IMF हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट मुल्क नहीं करेगा, लेकिन डिस्पाइट दैट IMF की 29 जून की मीटिंग स्केड्यूल में पाकिस्तान शामिल नहीं है। आज इसी अनसर्टेनिटी को लेके कराची स्टॉक एक्सचेंज में तकरीबन कोई 700 पॉइंट्स की कमी देखी गई है। सर, ये गैर यकीनी की सूरत हाल आखिर कब तक जो है वो हमारे सर पे इसकी तलवार मंडलाती रहेगी? और ये ना होने की वजूहात बार बार हम इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन जरा बताइएगा कि ओवर कॉन्फिडेंस था हमारा और ये क्यों नहीं हो पा रहा? अस्सलाम वालेकुम अलीना, गुड टू बी ऑन योर शो अगेन। थैंक यू फॉर योर टाइम। जी, एक तो समझने की जरूरत ये है कि आज भी और आने वाले कई सालों में भी पाकिस्तान के पास IMF से राह फरार नहीं है। हम जितना मर्जी इस आंसर को डिले कर लें, हम 9th रिव्यू कंप्लीट अगर ना कर पाए और हम IMF के इस प्रोग्राम को भी कंप्लीट ना कर पाए तो ये मेरे लिए इसलिए सरप्राइजिंग नहीं है कि पाकिस्तान ने अलीना 23 प्रोग्राम एंटर ज़रूर किए हैं, बट द मिसनोमर इज कि पाकिस्तान ने ये प्रोग्राम शायद कंप्लीट भी किए हैं। पाकिस्तान ने अपनी हिस्ट्री में 13-16 के अलावा कोई प्रोग्राम कंप्लीट नहीं किया, इसलिए कि मैंने ये प्रोग्राम, डार साहब भी वजीर ख़जाना थे, मैं उस कोर टीम का पार्ट था और इसको हम एंकर करते थे प्रोग्राम को, तो आई नो कि पाकिस्तान फाइंड्स इट वेरी डिफ़िकल्ट। इसकी कलीदी वजह यह है कि देयर इज़ इनहेरेंटली एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ IMF प्रोग्राम कंप्लीशन के लिए माइंडसेट की। दूसरा, ऑफ कोर्स हमारी मिनिस्ट्रीज जो हैं वो इक्विप्ड नहीं हैं टेक्निकल लेवल पे वो डिस्कशन करने में जिसमें वो कन्विंस कर पाएं कि हमारा जो फाइनेंसिंग गैप है वो $4 अरब पे क्लोज करें। IMF 6 अरब कह रहा था। फिर हमने जब बजट दिया तो हमने एक ऐसा बजट दिया जिसके टारगेट्स जो थे उस पे IMF ने क्लियरली आके कहा कि आप जब 17,000 से 1 लाख तक रेज करते हैं अलाउंस के अलीना जो हैं वो अपने पैसे $1 लाख पाकिस्तान लाएं, तो यानी कि आज के मुताबिक तकरीबन 2,90,00,000 रुपया उनका वाइट हो जाता है कि ये वाइटनर है। आप अभी भी उसको समझ रहे हैं कि ये आपने एक अलाउंस की है। फिर आगे चलिए तो उन्होंने आपको कहा कि आप ये 0.6% ना लगाइए,
इससे कैश सर्कुलेशन बढ़ती है, बिकॉज अलीना विल थिंक कि नहीं मैं बैंक में रखूंगी, मुझे देना पड़ेगा 0.6%, बेहतर है मैं कैश घर पे रखूं, सो कैश इन सर्कुलेशन बढ़ती है। फिर उन्होंने कहा कि ये वक्त बहुत मुश्किल है, आप प्रोग्रेसिविटी दिखाइए, आप इनकम टैक्स कीजिए एग्रीकल्चर को, आप रिटेल एंड होलसेल को टैक्स कीजिए, आप कैपिटल गेन्स टैक्स लगाइए प्रॉपर्टी पे। मैं मिसाल दे रहा हूं आपको, आप अलीना बड़ी एक आम सी मिसाल देता हूं, अमीरों को हम क्या करते हैं, 2200 अरब की हमने 2200 अरब 2200 बिलियन रुपीस, ये आपने कहा है अलीना, उन्होंने नहीं कहा, आपने अपने इकोनॉमिक सर्वे में पब्लिश करके उनको भेजा, वो प्राइमरी डेटा सारा आपसे लेते हैं। आई विश कि कोई लेक्चर ले सके क्यू ब्लॉक में, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में, एफपीआर में, कि वो डेटा आपसे ही ले रहे हैं। उन्होंने आपका इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा, उन्होंने कहा 2200 की अलीना आपने फेडरल गवर्नमेंट ने मराद दी हुई हैं, उन्होंने कहा 2200 अरब की, 2200 अरब की, उन्होंने कहा कि इसको प्लीज कम कीजिए। अलीना पिछले साल में जो खत्म हुआ था FY22 मालियाती साल 2022, तो ये 1428 अरब थी, फिर 2200 अरब हो गई। उन्होंने कहा कि ये वक्त नहीं है, और आखिर में उन्होंने कहा कि खुल के पैसे खर्च कीजिए जो इस मुल्क के वल्नरेबल हैं। इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 450 अरब शायद काफी नहीं है। मैंने भी हमेशा कहा था कि ये 500, 600, 700 कीजिए, और जो आपने 30 या 35% तनख्वाहें बढ़ाई हैं, इस पर गौर कीजिए। एटलीस्ट वो लोग हैं जो कमा रहे हैं, इनकी तनख्वाह 15 से 20% बढ़ाइए तो इनको कुछ मदद मिलेगी। बट ये जो वल्नरेबल हैं, जिनके घर टूट गए हैं, जिनके पास नौकरियां नहीं हैं, जो कि बड़ी जल्दी पॉवर्टी में फॉल करते हैं, लेट से कि इनके घर में कोई पेशेंट बन जाता है, किसी को बीमारी आ जाती है, तो इनको देखिए ये चीजें हैं समझने की। और मैं आज भी कहता हूँ 9th रिव्यू, और आप अलीना, मैं एंड आई एम नॉट जोकिंग एंड आई से दिस ऑन अ लाइटर नोट, मैं दुआ अपने लिए आजकल कम करता हूँ और ये ज्यादा करता हूँ कि 9th रिव्यू किसी तरह अल्लाह मियाँ मेहरबानी करके हमें करा दें, कंप्लीट हो जाए, कंक्लूड हो जाए। वरना अलीना अगले जो इलेक्टोरल साइकिल है ना, वो कोई समझ नहीं रहा। जुलाई से लेके अक्टूबर तक एक ऐसी आपने इलेक्टोरल साइकिल में जाना है, महीना डेढ़ इस हुकूमत का होगा, 3 माह उसके होंगे। मैंने 2 केयर टेकर गवर्नमेंट्स के साथ सर्व किया है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें रूम नहीं फराहम करता। बट अगेन अब होप ये है कि लेट से कि 9th रिव्यू नहीं होता तो हमने दुकान बंद तो नहीं करनी। उन्होंने तो आपको नहीं रखा ना, मुल्क को शामिल ही नहीं किया 29 की मीटिंग में, तो होता तो नहीं दिखाई दे रहा। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ही नहीं हो रहा, तो बोर्ड तो तब होगा जब स्टाफ लेवल। सो 3 टियर्स हैं अलीना इसके, एक स्टाफ के साथ एग्रीमेंट, उसमें पॉलिसीज और सब कुछ, यानी कि दैट्स द सेकंड टियर, और थर्ड टियर ये कि हम बोर्ड में जाते हैं। वो तो मेरा ख्याल है अभी मुश्किल दिखाई देना शुरू हो गया है। अब अगर ये नहीं होता अलीना, फिर भी मैं ये अथॉरिटीज को कहता हूँ और हर फोरम पे कहता हूँ, अभी मैं इस्लामाबाद में एक एड्रेस कर रहा था, आई थिंक द रेलेवेंट पीपल वर देयर, मैं ये कह रहा था कि आप फिर भी जुलाई से एक नए प्रोग्राम के लिए एंगेज करें IMF से। अब आप पूछेंगे मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने एक प्लान बी का इंडिया दिया हुआ है। प्लान बी क्या चीज है? प्लान बी भी बड़ा सिंपल है मुझसे, क्योंकि 100 लोग ये चीज दिन में पूछते हैं, तो मैं इसका वैसे ही जवाब देने को मतलब पहले दे देता हूँ। वो ये है कि आपने फ्रेंडली कंट्री से पैसे लाने हैं, आपने अपनी इंपोर्ट को बंद रखना है। उस प्लान के लिए भी फ्रेंडली कंट्रीज अलीना यही कहेंगी कि आप जाइए जरा IMF के साथ, तो अप्रूवल्स अप्रूवल्स वहां से लेना जरूरी है ना, वो जो लेटर ऑफ कंफर्ट जो है। बट डॉक्टर साहब, जो आप अभी मेंशन भी कर रहे हैं कि जो प्लान बी है, आई मीन डू दे रियली हैव अ प्लान बी? बिकॉज जो एक्सटर्नल डेट रीपेमेंट्स का प्रेशर है वो मुसलसल माउंट हो रहा है, आपकी इन्फ्लेशन नंबर्स जो हैं वो इस नहेज पे आ चुकी हैं कि उनको वापस से वो रिवर्ट होती हुई एनी टाइम सून तो है वो दिखाई नहीं देंगी। पॉलिसी रेट जो है दैट स्टैंड्स हाई, आपके इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्टिविटी है वो अपने बिलो कैपेसिटी जो है वो नज़र आ रही है। इसके बावजूद भी आपको लग रहा है कि कोई ऑप्शन मौजूदा हुकूमत के पास मौजूद है कि हम डिफॉल्ट से बच सकें? कतई तौर पे नहीं, आपके पास प्लान बी कोई है ही नहीं। ये नहीं मैं कह रहा डिफॉल्ट से बच सके, मैं पहले कह रहा हूं कतई तौर पे कोई प्लान बी हो ही नहीं सकता किसी मुल्क के पास। चलिए मिसालें ले लेते हैं, घाना, श्रीलंका, बांग्लादेश, सारे किसके पास हैं? मुश्किल में हैं, डेड डिस्ट्रेस में, किसके पास हैं? ICU में।
आईएमएफ के पास है ना। बिल्कुल। अगर श्रीलंका ने अलीना डिफॉल्ट कर दिया तो किसके पास गए? आईएमएफ के पास गए। अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल आर्किटेक्चर डिक्टेट करता है इस चीज को, और मैं बड़ा केयरफुली ये वर्ड यूज कर रहा हूं, इसको समझिए, इसकी रिपरकशन समझिए जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं। इंटरनेशनल आर्किटेक्चर डिक्टेट करता है कि आप इस पोजीशन में आईएमएफ का दामन थामिए, आप आईएमएफ को एज एन एंकर, जिस तरह हम एंकर नहीं कर देते शिप को, एज एन एंकर यूज कीजिए, उसके पैसे लीजिए, बाकी राहें खोलिए। देयर इज नो प्लान बी। प्लान बी सिर्फ ये है कि मैं मांग तांग के अपना वक्त घर की जो बिजली बंद करके प्रोडक्टिविटी जैसे आपने एक्सप्लेन किए है उसको तोड़ के ये वक्त गुजार लूं, और मैं ये कहूं कि मैंने अपनी टेक्निकल सेंस जो है, जिसका मतलब जिसको हम डिफॉल्ट कहते हैं, वो मैंने नहीं किया। सो देयर इज नो प्लान बी। और मैं ये भी कहता हूं कि गुड फोक्स एट द क्यू ब्लॉक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस समझदार लोग हैं, वो समझते हैं कि देयर इज नो प्लान बी, कुछ हो ही नहीं सकता प्लान बी। एक होता है समझना और एक होता है मतलब कि आप समझना चाहते भी है कि नहीं। बट डॉक्टर साहब, आपने जो मिसालें दी जिन ममालिक की, और आप कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल आर्किटेक्चर डिक्टेट जिस तरह से करता है, दूसरे ममालिक किस तरह से ऐसी सिचुएशन को ओवरकम कर लेते हैं? आप आईएमएफ की तरफ जा रहे हैं, आप उनकी कंडीशंस एंड हाउ कैन आईएमएफ नॉट डिक्टेट यू? आपकी पोजीशन तो है नहीं इस तरह की कि आप ये कहें कि आईएमएफ को आंखें दिखाएं। अभी खुर्रम दस्तगीर साहब की भी स्टेटमेंट्स आपकी भी नजर से गुजरे होंगे, ऑन रिकॉर्ड है कि जी आईएमएफ कमेंट नहीं कर सकता। हेलो जी जी डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही? सो देखिए अलीना, मैंने आपकी बात सुनी और बहुत आपने एक मौजू बात रखी है। देखिए बात यह कि एक लेंडर है और एक ऑर्डिनरी लेंडर है। एक तो ऑर्डिनरी लेंडर, आप वर्ल्ड बैंक के पास गए, आपने नहीं उनका मसलन एक $400 मिलियन हमारा वर्ल्ड बैंक ने देना है, वो एक लोन की एंगेजमेंट है, वो पूरी नहीं हो पा रही। चलें, एक लेंडर है जिसको नाम है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी लेंडर एंड लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। आईएमएफ को इसलिए लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट कहते हैं कि अलीना, सब ने आपको मना कर दिया है कि सऊदी अरेबिया ने कहा कि आप आईएमएफ के साथ करके आइए, आपको बाकी जो मल्टीलैटरल्स हैं, बैंक्स हैं, वर्ल्ड बैंक है, कमर्शियल अदारे हैं, उन्होंने कहा बायलैटरल्स हैं, उन्होंने कहा कि आप आईएमएफ से कीजिए। ये है लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। सो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट की एक तो ज्यादा बातें माननी पड़ती हैं, एक बात है। दूसरी बात यह है कि उनकी एक डॉक्ट्राइन है, उनमें 4 चीजें कलीदी हैं। उनको आपको मैं ये कहता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बाहर ना चस्पा कर लेना चाहिए और उनको याद करते रहना चाहिए कि अगर हमने ये आईएमएफ का प्रोग्राम करना है तो बजट का खसारा कम होना है, एक्सचेंज रेट की फ्लेक्सिबिलिटी होनी है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बांग्लादेश ने अपना जो एक्सचेंज रेट है उसको फ्लोट कर दिया है आईएमएफ के कहने पे। सो ये नंबर 2 आपने रखना है। नंबर 3, आपने जैसे फरमाया 21% का रिस्ट्रिक्टिव से मतलब है कि आप चाहते हैं कि डिमांड को कम किया जाए, आप चाहते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमी को कम किया जाए, तो आपने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटेंड रखना है। और चौथी एक नई चीज है जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में लोग पढ़ नहीं पा रहे, वो है कि डेट सस्टेनेबिलिटी। क्योंकि मुल्क डिफॉल्ट कर रहे हैं, आईएमएफ कतई तौर पे ये नहीं चाहता कि अलीना यू आर ऑन द टेबल एंड लेट्स से यू वर टू डिफॉल्ट इन अ पेमेंट, खुदा ना खास्ता या कोई मुश्किल आए, व्हेन यू आर ऑन द टेबल एंड द सर्जरी का डॉक्टर जो है वो आईएमएफ हो, सो दे आर बीइंग एक्स्ट्रा केयरफुल विद यू। अगर ये इतना ही सीधा है तो आप ये समझ लीजिए एंड गो अहेड विद। बिल्कुल ठीक है, आपने ये 4 चीजें हाईलाइट की। डॉक्टर साहब ब्रीफली मुझे लास्ट में बता दीजिएगा, आई वाज लुकिंग एट द कॉन्फिडेंस सर्वेस जो सामने आए हैं व्हिच आर शोइंग अ डिक्लाइनिंग, एक शार्प डिक्लाइनिंग ट्रेंड। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस वो कहते हैं कि जी मई 2023 में इट्स नाउ लोअर देन द वन वी सॉ इन कोविड टाइम्स। तो कोविड के हालात से अब बदतरीन हमें कंज्यूमर कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, शेकी है। बिजनेस कॉन्फिडेंस अगेन शेकी है, लोअर सिंस फरवरी 2023, और वो भी कोविड के टाइम से बेहतर हुआ करता था। कंज्यूमर्स और फर्म्स जो हैं दोनों नेगेटिव पेसिमिस्टिक हैं कि हालात जो हैं मौजूदा और फ्यूचर में बेहतर होते हुए इकोनॉमिक कंडीशन नजर आएंगी कि नई मार्किंग्स बिलो 50 बताया जा रहा है। आपको लग रहा है ये चेंज हो सकेगा एनी टाइम सून, इलेक्शंस भी हो जाएं? जी, 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इस वक्त जो शैटर्ड कॉन्फिडेंस है ना, उसकी एक बड़ी वजह ये है कि ये जो वर्ड डिफॉल्ट है, मैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को पिछले 25 साल से बहुत करीबी निगाह से देख भी रहा हूँ, काम भी करता हूँ। ये हमने कभी भी इतना हाइटेंड लेवल पे नहीं सुना जो अब सुना है। आप भी शायद एग्री करेंगी, आप मीडिया को इतने अरसे से कवर कर रही हैं। सो अगर आपने ये जो वर्ड है ये वेइंग है ऑन द
माइंड्स ऑफ द पीपल, सो वो सारी डॉलराइजेशन में चले गए हैं। तो De-dollarization. कारोबार में तो कोई पैसे ना प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं, ऑब्वियसली इस वक्त नहीं सेटअप हो सकती बिल्कुल। क्योंकि मॉनेटरी रेट इतना ऊपर है और एक्सपोर्ट की डिमांड भी टूटी हुई है, दुनिया की इकोनॉमीज भी स्लो हो रही हैं। Right. सो नंबर 2 ये चीज है, और नंबर 3 एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तो मुल्क में है ना, कि इलेक्शन कब होंगे, कैसे होंगे, हुकूमत क्या आएगी, ये Absolutely. 5 माह कैसे गुजरेंगे। Right. सो ऑब्वियसली it weighs on the people's minds. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली वी टाइम, बहुत शुक्रिया आपके व्यूज का। डॉक्टर खाकान नजीब, फॉर्मर एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिन्होंने कहा 4 चीजें बहुत क्रिटिकल है, बजट डेफिसिट कम करना, एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबिलिटी, 21% पे रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी रेट हो, और डेट सस्टेनेबिलिटी। ये अब IMF की ये एक तलवार है जो हमारे सर पे लटक रही है, और हुकूमत के दावे जरूर है कि हम IMF को मना लेंगे। लेट्स सी आगे सिचुएशन किस तरह से अनफोल्ड होती है और किस हद तक हमारे मुल्क के मफाद में होती है। इसी के साथ ही प्रोग्राम की टीम अलीना शिकरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।